नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग कवर करते हैं। यहाँ पे न्यूज़ होती है आपके इनकम से रिलेटेड, आपके खर्चे से रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएँगे उससे रिलेटेड एंड ओवरऑल आप अपने करियर से भी रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैं कहूँगा इससे आप डिसाइफ़र कर पाएँगे। एंड यहाँ पे हम एनालाइज़ करेंगे न्यूज़पेपर्स को एंड उनके आर्टिकल्स को। तो आप वो भी सीख सकते हैं कि कैसे आपको एनालाइज़ करना चाहिए, एक बिज़नेस न्यूज़पेपर्स को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आज इम्पोर्टेंट अपडेट आया है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। तो जो भी जितने भी लोग हैं जिन्हें शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। आगे नॉर्मल न्यूज़ कवर की गई है, आप वहाँ पर जा सकते हैं एंड बाकी लोग जिन्हें इंटरेस्ट है, वो ध्यान से सुन सकते हैं इस कवरेज को। तो यूएस के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की ये वेबसाइट से मैंने उठाया है डायरेक्टली और यहाँ पे अडानी ग्रुप पर कुछ एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है? यूएस में अभी तक तो हिंडनबर्ग जो ग्रुप था एक वो लगा रहा था आज तक के एलिगेशंस बट यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इस बार ये डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट ने लगाए एक तरीके से सरकार की तरफ से है वहाँ पे जो जस्टिस डिपार्टमेंट है एंड इसके अलावा वहाँ पे जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है जैसे इंडिया में सेबी है ना वैसे ही वहाँ पर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन है। तो एसईसी क्या हो गया? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ये किसके बराबर है? सेबी के बराबर है, कमीशन। ये हो गया सेबी के इक्विवेलेंट एंड इन्होंने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को 2 एक्शन में यहाँ पे चार्ज किया है एलिजिंग मासिव ब्राइबरी स्कीम इन्वॉल्विंग इंडियन एनर्जी कंपनीज अडानी ग्रीन एंड अज्योर पावर। 2 कंपनीज है, अडानी ग्रीन, अज्योर पावर। और अडानी ग्रीन के नोट ऑफरिंग से इन्होंने पैसे उठाए थे 175 मिलियन यूएस के इन्वेस्टर्स से, व्हाइल ब्राइबरी स्कीम वाज इन प्रोग्रेस, इनका ये कहना है। तो ये कह रहे हैं कि आपने यूएस के इन्वेस्टर से 175 मिलियन डॉलर्स लिए एंड यूएस से इन्वेस्टर्स से लेने के बाद इससे आपने ब्राइब किया है कुछ लोगों को और इसीलिए हम आपको यहाँ पे आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो देखिए ये अभी मैं कहूँगा इन्वेस्टिगेटिव आप कह सकते हैं स्टेज पर है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। ये एलिगेशंस लगे हैं अभी। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने चार्ज किया है गौतम अडानी, सागर अडानी एंड एग्जीक्यूटिव्स अडानी ग्रीन एनर्जी के एंड सारिल बांस के एक जैसे कि ये एग्जीक्यूटिव हैं अज़्योर पावर ग्लोबल के। तो यहाँ पे मासिव ब्राइबरी स्कीम की बात हुई और एसईसी के एलिगेशंस के अगेंस्ट ये ब्राइबरी स्कीम ऑर्केस्ट्रेट की गई थी जिसमें 2 रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज मल्टी बिलियन डॉलर सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ले पाती और इन कंपनी को अवार्ड किया गया था ये प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो इस एलिजेड स्कीम में ये एलिगेशन ही है क्योंकि अभी तो कुछ भी यहाँ पे आपके अभी तक तो बहुत सारे एलिगेशंस लगते आए हैं इन पर तो बट अभी कुछ प्रूव हो नहीं पाया तो ये भी एक एलिगेशन ही है। इन्होंने 175 मिलियन डॉलर यूएस इन्वेस्टर्स से रेज़ किया एज़ ऑफ पावर्स के स्टॉक जो थे वो ट्रेड भी कर रहे थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर। एसईसी ने चार्ज किया है एक एक्शन में गौतम अडानी चेयरमैन जो हैं, इनके नेफ्यू सागर अडानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अडानी ग्रीन बोर्ड के। अकॉर्डिंग टू एसईसी's कंप्लेंट गौतम एंड सागर अडानी दोनों ने ऑर्केस्ट्रेट किया एक ब्राइबरी स्कीम जिसमें ये प्रॉमिस कर रहे थे कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करेंगे इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। और ये कमिटमेंट क्या थी कि हमें ना आप एनर्जी परचेज़ करोगे हमारे से अबव मार्केट रेट पे, जिससे अडानी ग्रुप एंड अज़ोर पावर को बेनिफिट होगा। तो जैसे एलिगेशन लगी है, यहाँ पे जो अडानी ग्रीन है, इन्होंने 2021 में 750 मिलियन डॉलर्स रेज़ किए मार्केट से। इतने पैसे उठाए लोन और दूसरे सोर्सेज़ से एंड करीब 175 मिलियन जो था वो यूएस इन्वेस्टर से लिया गया एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इन अदर एक्शन एसईसी ने चार्ज किया है सारिल बांस को। ये फॉर्मर मेंबर है अज़्योर पावर के जो एनवाईएसई में लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जैसे वहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है एंड ये अडानी पावर के बोर्ड अज़्योर पावर के सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं विद फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट वायलेशंस लगे हैं इनके ऊपर। ये यूएस का एक्ट है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट वायलेशंस जिसमें रोल है इनका एलिजेड ब्राइबरी स्कीम में एंड एसईसी की कंप्लेंट के अगेंस्ट बांस ने एलिजिडली फैसिलिटेट किया है ऑथराइजेशन जहां पे इस स्कीम के तहत जो है ब्राइबरी की गई। तो यहाँ पे बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि आपने यूएस के इन्वेस्टर्स से पैसा लिया और एक ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया जो अनलॉफुल है, इसीलिए हम आपको यहाँ पे चार्ज करेंगे। एंड इनका डायरेक्टली ये कहना है क्योंकि हमारा पैसा इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब आपने चीजें छुपाई, आपने पैसे का गलत इस्तेमाल किया, जो कहा था वो इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके अगेंस्ट यहाँ पे हम लोग ये केस परस्यू करेंगे। तो एसईसी का जो कंप्लेंट्स है वो कबान्स है के अगेंस्ट भी है जो इन्हें चार्ज करता है विद वायलेटिंग एफसीपीए जो मैंने बताया अभी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट एंड यहाँ पे परमानेंट इंजंक्शन होगा, सिविल पेनल्टी होगी एंड एन ऑफिसर एंड डायरेक्टर बार।
दोनों कंपनीज़ ने जो है इनका फाइल किया गया डिटेल यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क पैरेलल एक्शन में। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन होगी रिगार्डिंग अडानी ग्रीन जो कंडक्ट की जा रही है बाय निकोलस Gerasimus and Stewart Gilson and Christopher M. Colorado and Alison Khan of New York Regional Office। और ये सुपरवाइज किया जा रहा है तेजल डी शाह द्वारा जो इंडियन ओरिजिन के ही लगते हैं ऑफ कोर्स नाम से तो। एंड लिटिगेशन जो होगा ये परस्यू किया जाएगा बाय मिस्टर कोलोराडो, मिस्टर Gerasimus एंड मिस्टर गिल्सन अंडर सुपरविजन ऑफ डेनियल लॉस। तो यहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड अभी ये सिर्फ एलिगेशंस हैं। देखिए, आप इसके बेसिस पे आप कुछ कर नहीं सकते कि आप बोल दें कि हाँ, ये इन्होंने ये किया है या कुछ और किया है। लेकिन आप देखें कि अडानी के स्टॉक्स आज अडानी एंटरप्राइजेज़ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 23% एक दिन में नीचे है, ड्रॉप है। सारे स्टॉक्स एटलीस्ट 10% प्लस नीचे है ही है नीचे, यहाँ पे क्रैश एंड 20% के सर्किट्स लगे हुए हैं सब में। एक दिन में आप ये देखिए कि इनके स्टॉक्स 1-1 साल की जो लेवल्स थे, जो इन्होंने क्रॉस किए थे, पूरे नीचे आ चुके हैं। सिमिलरली मैंने ये और वेबसाइट लेकर आया हूँ एक और यहाँ पे एंड ये प्रेस रिलीज़ है और ये है कि हाँ, यूएस अटॉर्नीज़ ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। ये देखिए, मोर देन 250 मिलियन इन ब्राइब्स प्रॉमिस्ड टू इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू सिक्योर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 काउंट क्रिमिनल इंडाइटमेंट अनसील की गई आज फेडरल कोर्ट द्वारा इन ब्रुकलिन चार्जिंग गौतम एस अडानी, सागर अडानी, विनीत जैन, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी विथ कॉन्स्पिरेसीज़ क्या है यहाँ पे? तो देखिए, अभी तक मैंने क्या-क्या बोला है कि फेडरल कोर्ट में इंडictमेंट की जा रही है। 5 काउंट क्रिमिनल इंडictमेंट है यहाँ पे। कुछ लोगों के नाम भी लिए गए एंड एग्जीक्यूटिव्स हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के, इंडियन एनर्जी कंपनी के। और क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि ये सिक्योरिटीज़ और वायर फ्रॉड करेंगे एंड सिक्योरिटीज़ फ्रॉड होगी मल्टी बिलियन डॉलर स्कीम में, जहाँ पे ये फंड लेंगे यूएस इन्वेस्टर से एंड यहाँ पे कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन से ये फंड लेंगे, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स। तो इनका बेसिकली कहना है ना कि क्योंकि आपने पैसा लिया, आपने बोला आप ये करोगे एंड क्योंकि हमारे हिसाब से आपने वहाँ नहीं लगाया, आपने कहीं और लगाया है, तो ये फ्रॉड का केस बनता है, इनका ये कहना है। तो बहुत ही लंबी वॉयलेशन की लिस्ट इन्होंने बना तो दी है, लेकिन आप देखिए कि इतने बड़े-बड़े एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए ये इंडिया में बेसिकली इसका इन्वेस्टिगेशन इन्हें करना होगा। और यहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि आप ये देखिए, ये बेसिकली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को, कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को इन्होंने ब्राइब किया है, ऑफिशियल्स को, ब्यूरोक्रेट्स को इन्होंने बाय करने की कोशिश की है थ्रू ब्राइब्स। तो इट बिकम्स अ रियली बिग केस। तो जो स्टॉक मार्केट में आज ड्रॉप है अडानी के स्टॉक्स में, तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शंस भी हुए हैं, अगर इससे पहले आता तो मे बी हो सकता था आउटकम पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। एंड वी हैव टू सी कि आगे इसमें क्या एक्शन लिया जाता है। ऑलरेडी आप देखिए, सेबी को लेके हिंडनबर्ग ने अभी एक एलिगेशंस लगाए थे। इसके पहले लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, तो अडानी कहीं न कहीं लाइमलाइट में है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो यूएस से डायरेक्टली यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट से क्लीन चिट लें। अगर वो सही कर रहे हैं सब कुछ एंड सब कुछ सही है एंड अडानी ग्रुप ने कुछ ऐसा नहीं किया है उल्टा-सीधा जैसा एलिगेशन में है, तो मुझे लगता है दिस इज़ एन अपॉर्च्युनिटी कि आप एक बार जो आप पे एलिगेशंस लगाया जा रहा है, उसी से क्लीन चिट लें। वो आपको गलत प्रूव ही ना कर पाए। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में अडानी के स्टॉक्स यहाँ पे हमें और नीचे जाते हुए मिले, वी डोंट नो, राइट? हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जो होता है मार्केट जब ऐसे होता है ना, ऐसे न्यूज़ आती है, तो यहाँ पे लॉजिक जो है अब जा चुका है। मार्केट में लॉजिक नहीं है। अब जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चलेंगे सेंटिमेंट्स पे, ठीक है? सेंटिमेंट्स के बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये कहाँ जाके रुकेगा, लॉजिक के बेसिस पे यहाँ पे ज़्यादा नहीं होगा। लोग कितना पैनिक कर रहे हैं, कितना फ़ियर कर रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, ये देखना होगा हमें। तभी आगे हम कह सकते हैं। तो इसके लिंक्स मैं शेयर कर दूँगा, आप चाहें तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और मैं कहूँगा इधर-उधर से पढ़ने की जगह पे जहाँ जिसने ये पब्लिश किया है डायरेक्टली वहाँ से पढ़ें। यूएस का जस्टिस डिपार्टमेंट है एंड एसईसी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उनकी वेबसाइट से। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है अनचेक्ड इन्फ्लेशन कैन हर्ट रियल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट्स। आरबीआई की रिपोर्ट आई है। अब देखिए, आरबीआई पे क्योंकि काफ़ी प्रेशर भी है अभी ब्याज दर को घटाने का, लेकिन भाई महँगाई भी तो कम हो, ऐसे थोड़ी ब्याज दर घटा देंगे। तो रिटेल इन्फ्लेशन का स्पाइक आया, अभी डेटा आया, महँगाई दर और बढ़ के आई। आरबीआई कह रहा है कि हमें एस्टिमेट था, ठीक है? हमारा एस्टिमेट ये था कि बढ़ के आएगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम लोग। तो आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, तो इन्होंने स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में वार्न किया है राइजिंग प्राइसेज़ के बारे में। राइजिंग प्राइसेज़ मतलब बढ़ते हुए महँगाई दर के बारे में। अगर ये अनचेक्ड रहा, मतलब कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये अंडरमाइन कर देगा हमारे रियल इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट्स को।
इन्होंने कॉशन किया है स्पिल ओवर इफेक्ट का ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस ऑन हेडलाइन सेड अपटिक इन कोर इन्फ्लेशन इज अ वरी। अब इसका मतलब देखिए थोड़ा-सा टेक्निकल हो जाता है। आरबीआई ने क्या कहा कि देखिए बढ़ते हुए महँगाई दर को कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये मुसीबत बन सकता है। सबसे पहले लाइन में ये लिखा हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे रियल इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स को अंडरमाइन करेगा। कहा कि कॉशन किया ऑन स्पिल ओवर इफेक्ट। कॉशन करना मतलब किसी को आप कॉशन करते हो राइट? वार्निंग देते हो कि नहीं, 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 ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है? हम बोल रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन जो है, वेजिटेबल्स के दाम महँगे हो रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लेकिन बाकी सारी और भी तो चीज़ें हैं जो कंट्रोल है। 3% चल रहा है उनका जो इन्फ्लेशन रेट है, 2% चल रहा है किसी का 4% चल रहा है। फूड इन्फ्लेशन ही है जो 6% पहुँच जा रहा है या 5.5% पहुँच जा रहा है, ये परेशान कर रहा है। लेकिन खाने पे आदमी आप देखिए ना कि हमारा कितना बड़ा कंपोनेंट है खाने का। लोग ये कह रहे हैं कि खाने का तो डिमांड से रिलेटेड है ही नहीं ना ये। खाने की टमाटर की सप्लाई कम हो जा रही है, इसकी वजह से हो जा रहा है। फिर प्याज़ की सप्लाई कम हो जा रही है, इसकी वजह से महँगाई बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि क्या अगर आपके लोन के रेट्स कम होते हैं, क्योंकि आरबीआई क्या करेगा, ब्याज दर घटाएगा, तो अगर आपके लोन सस्ते हो जाते हैं, तो उससे सब्ज़ी के रेट थोड़ी ना बढ़ेंगे और घटेंगे। आप थोड़ी ज़्यादा सब्जियाँ खरीदने लगेंगे, अगर ब्याज दर घट गए, मान लो, राइट? लेकिन आरबीआई का कहना है कि देखिए ऐसा नहीं होता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर लोन सस्ते हो गए, ठीक है, लोग लोन लेंगे, तो घर खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, थोड़ी ना सब्जियों के रेट उससे कुछ सब्जियों के रेट पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, राइट? इन्फ्लेशन पे ओवरऑल कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन स्पिल ओवर इफ़ेक्ट ये कहता है कि ये जो एक कंपोनेंट है, इसी की वजह से जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो ओवरऑल हमारा मेन इन्फ्लेशन का डेटा है, इस पे फ़र्क पड़ने लगता है। अब आप ये भी देखो कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी मैं बोलूँगा कि आप देखोगे लोग वो नहीं है जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो लोग हैं जिनका खाने पे ही ना बहुत अच्छा खासा खर्चा है। जो इतना ही कमा पा रहे हैं कि वो अच्छे से खा पी लेते हैं, दैट्स इट। सेविंग्स नहीं होती लेकिन, ठीक है? लेकिन अच्छे से खा पी लेते हैं, लेकिन अगर खाने-पीने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनके बच्चों के स्कूलिंग में उन्हें दिक्कत आ सकती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उन्हें दिक्कत आ सकती है। तो हमें एक तो ये भी एक परसेप्शन है मेरा जो हमें जिसके बारे में सोचना चाहिए। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन पे ये असर डाल सकता है और ये होता है स्पिलओवर इफेक्ट। और कोर इन्फ्लेशन भी यहाँ पे अगर बढ़ जाए तो ये एक वरी है, हमारे लिए साइन ऑफ वरी है। ठीक है, तो आरबीआई की जो बुलेटिन आई है नवंबर के लिए, ये ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ पर। वो कह रहे हैं कि देखिए, प्राइवेट कंजम्पशन जो है, ये वापस आ चुका है। डोमेस्टिक डिमांड का ड्राइवर हमारा प्राइवेट कंजम्पशन है। राबी क्रॉप एकदम प्रॉमिसिंग रहा है, यहाँ पे बढ़िया फार्म इनकम भी होगी, रूरल डिमांड भी बढ़िया रहेगा, आरबीआई का कहना है। अक्टूबर का इन्फ्लेशन फिगर है 6.21%, जो आरबीआई के टॉलरेंस ज़ोन से ऊपर है। आरबीआई का टॉलरेंस ज़ोन 6% का है। वैसे तो 4% का हमारा टारगेट है, लेकिन अगर नीचे 2% और ऊपर 6% है, तो ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे स्टिकर शॉक कहा गया है बाय द रिपोर्ट इस वाले डेटा को, जिसमें 6% से ऊपर का डेटा आया है। तो व्हाट इज़ वरिंग इज़ कि एक तो मोमेंटम जो है वो बढ़ जा रहा है फूड प्राइसेस में, कोर इन्फ्लेशन भी ऊपर आ गया है। रिपोर्ट का ये कहना है बाय आरबीआई स्टाफर्स इंक्लूडिंग डिप्टी गवर्नर माइकल देबब्रता पात्रा। तो यहाँ पे वार्निंग साइन्स क्या है और कम्फर्ट फैक्टर क्या है, एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले तो कोर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है? इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन क्या होता है पता है आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। कोर इन्फ्लेशन मैं डेली मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ जब भी आरबीआई का कभी कोई आर्टिकल कवर करता हूँ, तो प्लीज़ बाकी यूज़र्स के लिए ज़रूर बताएँ। बाकी यूज़र्स कमेंट सेक्शन में चेक कीजिए कि कोर इन्फ्लेशन होता क्या है? एंड यहाँ पे स्ट्रेस फेस बाय प्राइवेट बैंक्स इन रिटेल लोन्स लाइक क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स पे डिफ़ॉल्ट्स हैं अभी थोड़ी, हम एक पढ़ रहे थे रेशियो, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, मुझे भी याद नहीं है कौन-सा वीडियो में ये है, लेकिन डेलिंक्वेंसी रेट, ये वर्ड हमने सीखा था कि डेलिंक्वेंसी रेट क्या होता है। जो लोग स्किप कर रहे होते हैं, ईएमआई स्किप कर देते हैं, तो वो डेलिंक्वेंसी रेट्स में आता है और ये काफ़ी बढ़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स में पहले से। इनपुट कॉस्ट को देखना होगा। इंडिया में इस बार जो जितने भी रिज़ल्ट्स आए हैं, मैं ये कहूँगा, सबके ना इनपुट कॉस्ट इंक्रीज़ हुए हैं। तो रेवेन्यू ऐसा नहीं है कि कंपनीज़ का नहीं बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है। लेकिन यार सेल्स 10% बढ़ेगी, प्रोडक्ट का कॉस्ट भी अगर 20% बढ़ जाएगा, तो आप प्रॉफिट थोड़ी कमाओगे, राइट? आपको प्रॉफिट भी तो इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेगी कोई कंपनी। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन बाइटिंग इनटू अर्बन कंजम्पशन डिमांड कॉर्पोरेट अर्निंग्स। इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड जो है उसे कंज़्यूम कर ले रहा है, यहाँ पे कंजम्पशन डिमांड को हर्ट कर रहा है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स को भी हर्ट कर रहा है, मैं ये कहूँगा। कम्फर्ट फैक्टर्स क्या है? जून से जो जुलाई से जो सितंबर का पीरियड था, ये पीरियड स्लैग बिहाइंड, ठीक है? उसके बाद फेस्टिवल स्पेंडिंग बूस्टेड रियल एक्टिविटी। फेस्टिवल स्पेंडिंग जो है, इसकी वजह से रियल एक्टिविटी बूस्ट हुई है। फेस्टिवली स्पेंडिंग की वजह से मैं कहूँगा कि इस बार हम डोमेस्टिक डिमांड पे फिर से बेट कर रहे हैं कि यार ये बढ़िया रहने वाला है। एंड ये भी रीज़न था कि दशहरा और दिवाली एक ही महीने में है और जब एक ही महीने में होगा तो इसके
पिछले जो 2 महीने होंगे ना, लोग शॉपिंग कम करेंगे कि भाई दशहरा भी है, दिवाली भी है, हम तब खरीद लेंगे सामान, कार तब खरीद लेंगे, बाइक तब खरीद लेंगे, कपड़े तब खरीदेंगे। इंडिया में ऐसा करते हैं लोग। इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए प्रॉस्पेक्ट्स ब्राइट है भाई, एक्सपोर्ट्स का डेटा बड़ा बेकार था, 0.5% की ग्रोथ थी सिर्फ। तो इस क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बढ़िया एक्सपोर्ट्स होंगे और मॉल्स में जो फुटफॉल है वो लो होंगे, लेकिन ई-कॉमर्स तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इंटरनेशनल आर्टिकल्स पे भी फोकस किया जाए। इंटरनेशनली देखते हैं क्या चल रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। ट्रेड फ्रिक्शन जो है ये पोज़ करते हैं रिस्क टू यूरोज़ोन इकोनॉमी। ईसीबी का ये कहना है, ईसीबी क्या है भाई? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने कहा है कि ट्रेड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब अब ये देखिए ट्रेड फ्रिक्शंस जैसे चाइना और यूएस में चल रहा है, राइट? वो कुछ और कह रहे हैं कि हम इनके साथ ये ट्रेड पे हम इतना टैक्स लगाएँगे, वो कह रहे हैं हम इन पे टैरिफ लगाएँगे। यूरोप ने कहा कि हम चाइनीज़ ईवीज़ पर लगा देंगे टैरिफ 40% लगाएँगे। तो ये फ्रिक्शंस है, राइट? तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा रिस्क पोज़ करते हैं यूरोज़ोन इकोनॉमी को, ईसीबी की रिपोर्ट का ये कहना है। एक एडिशनल रिस्क है टू यूरो एरिया, यूरोपियन एरिया यूरो एरिया इकोनॉमी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है, जो एम्प्लीफाई कर सकती है, थ्रेटन कर रही है कि एम्प्लीफाई कर देगी मतलब बढ़ा देगी, मल्टीप्लाई कर देगी वल्नरेबिलिटीज़ को मतलब कमज़ोरियों को इस रीजन के फाइनेंशियल सिस्टम में यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वार्न किया है। मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क हैं, अब वो शिफ्ट हो गए हैं कि जहाँ हम इन्फ्लेशन की पहले चिंता करते थे, अब वहाँ पे वो चिंता नहीं है। अब वहाँ पे चिंता ये नहीं है कि ये हाई रहने वाला है, फ़ियर ये है कि ओवर द वीकर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है ये ना आ जाए। मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? देखिए मैं बताता हूँ कोविड के बाद से पूरी दुनिया की चिंता क्या थी? इन्फ्लेशन और इसके लिए ब्याज दर क्या हुए? ब्याज दर जमकर बढ़े हैं। चाहे आप यूरोप की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, इंडिया स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे यहाँ हुआ और यूएस। तो हमेशा सबसे हमारा कंसर्न क्या था? इन्फ्लेशन था कि कहीं बहुत ज़्यादा ना रहे, राइट? एंड फ़ियर ये भी रहा फिर उसके बाद कि हमारा जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो कहीं कम ना हो जाए। जैसे क्या आप अगर पिछले 3-4 महीने से बिज़नेस न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो रिसेशन आप देख रहे थे कितना डिस्कस हो रहा था यूएस इकोनॉमी को लेकर के। डेली आर्टिकल्स आ रहे थे कि क्या ये चीज़ हो रही है, इसके ये रिसेशन का एक इंडिकेटर है। हर चीज़ को हम जो है कुछ अगर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसको उसी का इंडिकेटर बना देते हैं। जैसे अगर बारिश भी हो रही है तो बोलेंगे नहीं बारिश देखो तेज़ हुई है, रिसेशन आ सकता है, ये इंडिकेटर है। हर बार बारिश तेज़ हुई है तो रिसेशन आया है यूएस में। मतलब हर चीज़ को लेकर के यही हो रहा था। बट कहीं न कहीं अब वो यहाँ से थोड़ा कम हुआ है रिसेशन को लेके जो मैं कहूँगा प्रॉब्लम्स जो लोग एक्सपेक्टेशंस थी वो काफ़ी कम हुई है। ईसीबी ने कॉशन किया है अपने बाय-एनुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू में कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमारे लिए क्लाउड कर रही है हमारे प्रॉस्पेक्ट्स को। क्लाउड करना मतलब आगे विजिबिलिटी नहीं मिल रहा है हमें क्योंकि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मतलब क्या? रशिया-यूक्रेन वॉर आप देखिए गाज़ा, इज़राइल, ईरान ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्व होना, फिर यूएस ने यूक्रेन को बोल दिया यूएस मिसाइल्स लॉन्च करने के लिए रशिया में। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसकी वज़ह से आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं अब ऐसे क्लियर नहीं है और एट द सेम टाइम जो ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वज़ह से टेल इवेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है टेल इवेंट्स नहीं पता होंगे, लेकिन कई लोगों को टेल इवेंट्स पता भी होंगे। देखिए, अब ये इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मुझे बताना होगा आप लोगों को लेकिन इतना टाइम नहीं है हमारे पास। टेल इवेंट्स क्या होते हैं? वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल यहाँ है। ये प्रोबेबिलिटी है लेट्स से 1% या 0.1% प्रोबेबिलिटी। तो ये 0.1% होने के चांसेस क्या हैं आज? जैसे कि आज आप बैठे हुए हैं, अचानक से वॉर हो जाए। चांसेस कम है। अचानक से आपके ऊपर बादल फट जाए, कम है। तो टेल इवेंट्स यही होते हैं, लेकिन होते हैं तो बहुत भारी नुकसान होता है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है इनको। तो एलिवेटेड मैक्रो फाइनेंशियल एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पे सडन शार्प रिवर्सल आ सकता है रिस्क सेंटिमेंट में। एसेट वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। एसेट वैल्यूएशन का किसकी बात हो रही है? बताइए एसेट में हमारे शेयर मार्केट्स देखिए, यूएस के आप स्टॉक मार्केट को देखिए, एस&पी और नास्डैक को देखिए जाके कितना ऊपर है। इसके अलावा आप देखिए बिटकॉइन कहाँ चल रहा है? बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम पे मेरे ख्याल से लाइफ हाई 94,000 के पास चल रहा है। तो एसेट प्राइसेज़ लाइफ हाई के पास चल रहे हैं यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा रिस्क यहाँ पे कॉन्सन्ट्रेटेड रिस्क यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और बहुत पैसा जो है वो जा सकता है, डूब सकता है लोगों का, ये इनका कहना है। और ये भी कहना है कि रिपीटेडली इन्होंने हाइलाइट किया कि जो ट्रम्प का रिटर्न है ना व्हाइट हाउस में, ये इकोनॉमी को हार्म कर सकता है, इनकी पॉलिसीज़ नुकसान पहुँचा सकती हैं। पूरे इकोनॉमी को। अब बिटकॉइन ने टॉप किया है $94,000 ऑन ट्रम्प फर्म बाक डील रिपोर्ट्स। बिटकॉइन 94,000 टच कर चुका है कि रिपोर्ट आई कि डोनाल्ड ट्रम्प का जो सोशल मीडिया कंपनी है वो इन डिस्कशंस में है कि बाय करेगी क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म बाक बूस्टेड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ क्रिप्टो फ्रेंडली रेजिम। तो लोग देखिए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद
यूएस में रेगुलेशंस जो बनेंगे वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज़ को फ़ेवर करेंगे। बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट नोन क्रिप्टो करेंसी है। डबल से भी ज़्यादा हो चुका है इस साल, ठीक है? और $94,000 का हाई भी बना चुका है डबल होने के बाद, ठीक है? तो ट्रम्प की कंपनी अगर एक्विजिशन करती है किसी, मैं कहूँगा क्रिप्टो करेंसी कंपनी का, देन इट इट सेंड्स सिग्नल कि क्रिप्टो करेंसी को लेके आगे काफ़ी फ्रेंडली रेजिम रहने वाली है जो अगले 4 साल 5 साल है यूएस में। यूके इन्फ्लेशन जंप्स टू 2.3% इन अक्टूबर बीट्स एस्टिमेट। ब्रिटिश इन्फ्लेशन, अब देखिए महँगाई दर इंडिया में तो भई बहुत अच्छी नहीं आई, 6%, 6.2% आ गए तो ये तो हमारे लिए बेकार है, ठीक है? हम तो कुछ बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स का भी हाल कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे मोर देन एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमें लास्ट मंथ राइज़ देखने को मिला, बैक अबव बैंक ऑफ इंग्लैंड्स 2% टारगेट, 2% का इनका टारगेट था और इनका कितना है 2.3% आया है डेटा। तो ये शो कर रहा है कि बीओई जो है कॉशियसली चल रही है इंटरेस्ट रेट कट्स पे। ब्याज दर तो इन्होंने घटाना शुरू कर दी है, लेकिन अगर महँगाई फिर से बढ़नी शुरू हो गई, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड यहाँ पे जो डोमेस्टिक एनर्जी टैरिफ्स हैं, जो इनके एनर्जी प्राइसेज़ हैं, ये सोल रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी आप देखेंगे चेंजेज़ आए हैं, काफ़ी मैं कहूँगा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे बीओई का जो मोस्ट रीसेंट फोरकास्ट है और रीटर का पोल है इकोनॉमिस्ट का, उसने पॉइंट आउट किया कि अ, यहाँ पे हमें वीक डेटा देखने को मिलेगा, 2.2% का एंड 2.3% का डेटा आया, तो पहले से ही मार्केट ने मुझे लगता है फैक्टर इन कर लिया होगा कि इस बार तो भाई डेटा खराब आना ही आना है। गूगल्स क्रोम में फेच $20 बिलियन इफ फोर्स्ड टू सेल। अब देखिए गूगल के साथ क्या हो रहा है? गूगल का ज़बरदस्ती डिवोर्स कराया जा रहा है उसी की कंपनीज़ के साथ। अल्फाबेट अब पेरेंट कंपनी है, वही गूगल को ओन करती है, क्रोम ब्राउज़र को ओन करती है, बहुत सारे सब्सिडियरीज़ हो गई हैं अब सारी। तो क्रोम ब्राउज़र जो है इसको बेचा जा सकता है एंड ये फेच कर सकता है करीब $20 बिलियन अगर जज एग्री करते हैं टू जस्टिस डिपार्टमेंट्स प्रपोज़ल। जस्टिस डिपार्टमेंट लगी पड़ी है गूगल के पीछे, कह रही है कि ये बहुत बड़े हो गए हैं, ये मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, ठीक है? और ये जो है ये ऐसे बिज़नेस प्रैक्टिसेज़ मैं कहूँगा अडॉप्ट इन्होंने किया है, जो सही नहीं है, जो कॉम्पिटिशन को बिल्कुल खत्म कर दे रहा है, ठीक है? तो इनका ये प्रपोज़ल है कि इसको अलग-अलग पार्ट्स में तोड़ दो गूगल को और बेच दो, ठीक है? तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हिस्टोरिक क्रैकडाउन हो सकता है और जो गूगल क्रोम जो है, हमारा ब्राउज़र, इसे ये $20 बिलियन में हो सकता है बेचना पड़े गूगल को। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो है ये जज से कहेगा, जिन्होंने अगस्त में रूल किया था कि गूगल इल्लीगली मोनोपोलाइज़ कर रहा है सर्च मार्केट को, कि ये मेजर्स ले रिलेटेड टू एआई और इनके एंड्रॉइड स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंटी ट्रस्ट ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इन्होंने भी जॉइन किया है इस केस को और रेकमेंड किया है वेडनेसडे को कि फेडरल जज अमित मेहता इंपोज करे डेटा लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। एंड मेहता अगर एक्सेप्ट कर लेता है ना इस प्रपोजल को, तो ये पोटेंशियल है कि ये पूरे ऑनलाइन सर्च मार्केट को रीशेप कर देगा एंड बर्जनिंग एआई इंडस्ट्री को भी। तो केस पहले फाइल किया गया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जब पहले ट्रंप प्रेसिडेंट थे तभी ये केस फाइल किया गया था और अंडर प्रेसिडेंट जो बाइडेन जो है ये कंटिन्यू चलता रहा। और ये मोस्ट एग्रेसिव एफर्ट है आज तक का कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी को यहाँ पर लेकर आया जाए और ब्रेक किया जाए। पहले ऐसा हुआ था 20 साल पहले किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ, यानी माइक्रोसॉफ्ट को ब्रेक नहीं कर पाए थे। तभी अनसक्सेसफुल थे, लेकिन इस बार गूगल को ब्रेक करने में हमें लगता है ये हो सकता है सक्सेसफुल रहेंगे। तो दुनिया की जो सबसे पॉपुलर वेब ब्राउज़र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल के एड बिज़नेस के लिए। कंपनी जो है एक्टिविटी देख पाती है साइन्ड इन यूज़र्स का और उनके डेटा को यूज़ करती है प्रमोशंस को टारगेट करने के लिए, एड्स को टारगेट करने के लिए, जहाँ से इनका बल्क ऑफ रेवेन्यू आता है। तो गूगल जो है वो क्रोम को यूज़ कर रहा है अपने फ्लैगशिप एआई प्रोडक्ट जेमिनी को टारगेट करने के लिए, जिसमें इ पोटेंशियल है कि इवॉल्व कर सकता है आंसर बॉट टू एन असिस्टेंट जो फॉलो करेगी यूज़र्स को अराउंड द वेब। तो जो सेल प्रोसीड्स आएँगी तो क्रोम करीब 15 से $20 बिलियन का होगा, गिवन इट हैज़ ओवर 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स, 3 बिलियन यूज़र्स हैं। क्रोम तो मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा मेरे आधे से ज़्यादा व्यूअर्स का। तो प्राइस प्रोस्पेक्टिव बायर्स आर विलिंग टू पे may depend on their ability to link Chrome to other services, सबका ये कहना है। एंड इट इज़ नॉट डायरेक्टली मोनेटाइजेबल। क्रोम ब्राउज़र को ऐसे आप मोनेटाइज़ नहीं कर सकते हो, क्या कमाओगे उससे? 3 बिलियन लेकिन यूज़र्स हैं वहाँ पे। आप जब तक कि कुछ इस तरीके की चीज़ें नहीं करते, जैसे गूगल ने दिमाग लगाया, तब तक कुछ करना बड़ा मुश्किल है। तो इंडिविजुअली वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जब आप कंबाइन कर दो, तो गूगल मॉन्स्टर बन जाता है, यहाँ पे क्रोम के मदद से। एनर्जी अबंडेंट वर्ल्ड नीड्स मोर क्लीन पावर। अब आंसर कि क्यों रिच कंट्रीज को हमेशा कहा जाता है कि आप प्रोवाइड करो पैसा ताकि हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर पाएं। It has always been a little similar to Willie Sutton's explanation for why he robbed banks.
दैट्स वेयर द मनी इज़। तो काफ़ी ह्यूमरस बिगिनिंग है मैं कहूँगा इस आर्टिकल का। तो राइटर कह रहे हैं कि सवाल हमेशा कहा जाता है क्वेश्चन करती हैं रिच कंट्रीज़ यूएस, यूरोप कि भाई क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए जो पैसा है, वो सिर्फ़ हम ही क्यों दें? तुम भी दो। तो इनका जवाब एक बहुत ही अच्छे रॉबर से मिलता है जिन्होंने कहा था कि आप क्यों बैंक रॉबरी करते हो? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पैसा वही है, राइट? तो पैसा क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास है, इसीलिए उनसे कहा जा रहा है कि आपको फंड करना होगा क्लाइमेट चेंज। तो दशकों तक मेजर साइड प्लॉट था हर एक इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का कि कैसे कितना इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है पैसा ला सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए एंड हाउ मच आर यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया एंड जापान गोइंग टू ऑफर? ये रिच कंट्रीज़ कितना ऑफर करेंगी ये कॉन्टिनेंट्स एंड कितना इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि इंडिया और अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका यहाँ पे इंक्लूडिंग चाइना ऑफर करेगा यहाँ पे। So it's a sign of how parties have lost all confidence in the process that they find themselves so apart this year's COP29 conference in Baku, Azerbaijan. पार्टीज ने सारा कॉन्फिडेंस जो था वो लूज कर दिया है प्रोसेस में एंड यहाँ पे सब हमने देखा कि बिल्कुल अलग ही व्यू लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल अलग चल रहे हैं एक दूसरे से। मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक रिच डेमोक्रेसीज क्लब है जो एक ब्रांडिशिंग रिपोर्ट लेकर आए और इन्होंने फाइनली एक्सीड किया प्लेज ऑफ $100 बिलियन एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस में 2022 में एंड इसे ट्रीट किया गया बेस लाइन फॉर नेक्स्ट फंडिंग साइकिल जो 2030 में होगा। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज को और चाहिए फ्रॉम गुड ऑफ डोनर्स तो उन्हें एक्सपैंड करना होगा टू अदर मेजर पोल्यूटर्स जैसे कि मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स एंड चाइना। तो $100 बिलियन का बेस बनाया गया और कहा गया कि 2030 में जब नेक्स्ट फंडिंग साइकिल होगा उसमें 2000 ये 22 के जो हमने पैसे रेज़ किए हैं $100 बिलियन, इसी को एज़ अ बेसलाइन ट्रीट करेंगे। एंड अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को पैसा और ज़्यादा चाहिए, जैसे उन्होंने आर्ग्यू किया, तो जो ग्रुप ऑफ डोनर्स हैं, उन्हें एक्सपांड करना होगा, अदर मेजर पोल्यूटर्स को भी इसमें डोनेशन देना होगा, जैसे कि चाइना और मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स। तो ग्रुप ऑफ 77 जो रिप्रेजेंट करते हैं नॉन ओईसीडी नेशंस को, उन्होंने अलग तरीके से देखा चीज़ों को, ठीक है? इट नॉट ओनली कॉल्ड फॉर अ फार हायर स्पेंडिंग फिगर। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले तो ये $100 बिलियन जो है ये छुट्टे पैसे हैं। हमें चाहिए $1.3 ट्रिलियन और इन्होंने रिजेक्ट किए सारे सजेशंस कि जो डोनर बेस है वो बढ़ना चाहिए। क्लैश है सिम्प्टोमैटिक ऑफ नाहिलिज्म दैट हैज़ ओवरटेकन सीओपी प्रोसेस इन रिसेंट ईयर्स। तो अब देखिए 2 अलग-अलग टीम बन गई यहाँ पे। एक तो 77 कंट्रीज़ वो हैं जो नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ है, कह रहे हैं कि 1.3 ट्रिलियन लाओ, मतलब 13 गुना और पैसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनर बेस भी नहीं बढ़ने वाला, आपको ही देना पड़ेगा, अगर पैसा ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो। तो ट्रिलियन डॉलर फिगर जो है ये इतना आउटलैंडिश नहीं है जितना ये साउंड करता है। इट इज़ इफ एनीथिंग टॉवर्ड द लो एंड ऑफ मोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स। जितने इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स आए हैं एक्चुअली $1.3 ट्रिलियन तो सबसे कम है उसमें। आप ये सोचिए $1.3 ट्रिलियन तो आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ की इकोनॉमी नहीं है इस टाइम पे एंड यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो है यहाँ पे पैसा चाहिए होगा ग्रिड के लिए, जनरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनेंगे ग्रीन। इसके अलावा तब जाके ये ज़ीरो एमिशंस के बारे में सोच सकते हैं। तो इतना पैसा जो है इन्हें रिच कंट्रीज़ से लेना भी आसान नहीं होगा ऑफ कोर्स एंड वो दे भी नहीं देंगे। तो $1.3 ट्रिलियन जो है ये इक्विवेलेंट है टू द वैल्यू ऑफ एवरी सेंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2023। 2023 में टोटल $1.3 ट्रिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुए, मतलब विदेशों से कंट्रीज ने पैसा लिया बिटवीन एवरी कंट्री ऑन प्लैनेट, टोटल मिलाकर के जो एफडीआई हुआ है। तो पैसा कम तो नहीं है ये। 1960 से अगर आप देखेंगे जो डेवलपमेंट एजेंसीज और एनजीओज हैं वो स्ट्रगल कर रही हैं एंड बिल्कुल बेकार हुआ है उनका पूरा स्ट्रगल टू गेट रिच नेशंस टू कमिट टू स्पेंड 0.7% ऑफ जीडीपी ऑन ओवरसीज डेवलपमेंट एड। 0.7% ऑफ जीडीपी जो है वो एक्सपेंड करने पर भी ये नहीं कर पाए इन्हें कन्विंस कि ओवरसीज डेवलपमेंट एड पर ये खर्च करें। तो अगर आप सारे ओईसीडी मेंबर्स को लेकर आएँ, एग्री करवाएँ कि आप स्पेंड कीजिए अमाउंट क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, अलोन, तो आपको लेस देन थर्ड ऑफ अमाउंट मिलेगा जो हम माँग रहे हैं उससे। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, इन्फ्लेशन चल रहा है, इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं। आप देखिए पॉलिटिकल सक्सेस एंटी क्लाइमेट और नेशनलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, तो एक कंप्लीट नॉन स्टार्टर है। लास्ट टाइम जब ट्रम्प आए थे तो उन्होंने तो पेरिस अकॉर्ड से भी आप देख रहे हैं आपने किस तरीके से उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था कि नहीं भैया, ये क्लाइमेट चेंज का सारा खर्चा यूएस तो नहीं उठाने वाला है, ठीक है? तो आप देख लो। तो यहाँ पे इंडिया क्या है? इंडिया यहाँ पे देखिए मैं कहूँगा बहुत ही मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिव है।
इंडिया ने कहा ठीक है, हमारे गोल 2070 के ही है, हम कोशिश करेंगे जितना हो सके कि हम पैसा रेज़ करें और हम इन्वेस्ट करें। हमारे पास पैसा नहीं है, वी आर अ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, जितना है कंज़म्पशन से जितना आ रहा है, उसे हम लोग इन्फ्यूज़ कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, आपको देना है आप दो, ठीक है? एंड अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, देन इट्स योर थिंग। अब आगे इसमें लिखा है कि दैट डज़न्ट मीन दैट फंड्स आर नॉट अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि पैसा है नहीं। अब कैसे? आइए जानते हैं। रियो अर्थ समिट हुआ था, ठीक है? और इसने किक स्टार्ट किया, शुरुआत की मॉडर्न एरा की क्लाइमेट डिप्लोमेसी में। क्लाइमेट डिप्लोमेसी शुरू हुई 1992 से एंड जो ओईसीडी कॉम्प्रोमाइज़ करता था 84% ऑफ ग्रॉस नेशनल इनकम। ये जो कंट्रीज़ है ना ओईसीडी ऑर्गनाइज़ेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं तब से, इ इ 84% जो दुनिया का ग्रॉस नेशनल इनकम था, वो इन्हीं से आ रहा था और 53% एमिशन भी यही कर रहे थे, पॉल्यूशन भी यही क्रिएट कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो परफेक्ट सेंस था कि इनको पे करना चाहिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। तो 2023 में जो शेयर्स थे इनके इनकम के वो 61% थे एंड एमिशंस थे 31%। राइजिंग इनकम, पॉल्यूशन चाइना से हुआ, वेस्ट एशिया के मेजर ऑयल एक्सपोर्टर्स जो हैं, वो पूरा गैप ये पूरे गैप के लिए अकाउंट करते हैं क्योंकि चाइना में ग्रोथ आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ काफ़ी, कमर्शियलाइजेशन हुआ, तो किससे होगा? फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, गैस एंड वेस्ट एशिया के भी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़े हैं चाइना को लेकर के। आज भी दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है ऑयल एंड गैस का? चाइना। तो आप देखिए कि integrating those regions more formally into climate finance system would open up substantial pools of additional money। इनका कहना है कि अगर आप इंटीग्रेट करते हैं इन सारे रीजन्स को फॉर्मली क्लाइमेट फाइनेंस सिस्टम में, तो काफ़ी पूल ऑफ एडिशनल पैसा है, वो पूल अनलॉक हो जाएगा। और अगर हाई इनकम वाली नॉन ओईसीडी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़, जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, दे आर हाई इनकम, बट आप देखिए ये नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं ऑफ कोर्स इस फंडिंग में, या फिर सिंगापुर, चाइना। अगर इन्होंने भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया क्लाइमेट फाइनेंस सिमिलर रेट्स पे टू एक्जिस्टिंग डोनर्स, तो फंडिंग काफ़ी ईज़ी हो जाएगी एंड करीब 1 तिहाई बढ़ जाएगी ओवरनाइट, 1 दिन में। तो ऐसे पैसे की कमी नहीं है। चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक ने कंट्रीब्यूट किया करीब 56% ऑफ 468 बिलियन फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़। पिछले 8 सालों 2013 से 21 का ये डेटा है, 8 साल का, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक अगर मतलब आप देखिए 200 करीब-करीब 68 को भी डिवाइड करेंगे आप तो $234 बिलियन डॉलर्स, इतना बड़ा अमाउंट चाइनीज़ बैंक ने अगर किया है कंट्रीब्यूट, तो इट्स नॉट लेस, राइट? वेल्दी नेशंस जो पर्शियन गल्फ में है, उन्होंने करीब $363 बिलियन डॉलर्स के बेल आउट दिए हैं टू वाइडर मुस्लिम वर्ल्ड इन रीसेंट डेकेड्स एंड मोर देन डबल द अमाउंट फ्रॉम ऑल ट्रेडिशनल डोनर्स पुट टुगेदर। तो इतना ये बाकी जगह पर खर्च कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ भी कर सकते हैं, इनका ये कहना है। तो जो एक होपफुल एजेंडा होगा कि आप ब्रेकआउट करो बैंकरप्ट पैराडाइम में, जहाँ पे emerging economies are reduced to role of supplicants in the face of rising climate damages and fraying geopolitical relationship, they'll be far better placed to tackle challenges of warming planet। अब देखिए ये कह रहे हैं आखिरी में कंक्लूजन ये है इनका कि होपफुल एजेंडा एजेंडा ये होगा जहाँ पे आप बैंकरप्सी और ये सब के पैराडाइम से बाहर निकलिए, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जो है इनको रोल दिया जाए सप्लिकेंट्स का, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए एंड कोऑपरेशन चाहिए बिकॉज़ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जब तक यहाँ नहीं करती हैं कोऑपरेशन, तब तक डेवलपिंग इकोनॉमीज़ अपना पूरा इकोनॉमी, बेस, हर चीज़ जो वो करेंगे वो पॉल्यूट करके ही करेंगे जैसा अब सबने किया। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने तो पूरा दुनिया भर का पॉल्यूशन फैला के डेवलप कर लिया है अपने आप को, लेकिन अब वही मौका जब डेवलपिंग कंट्रीज़ का है तो आप उन्हें रोक रहे हो, कह रहे हो आप महँगी चीज़ें यूज़ करो और ये क्लीन एनर्जी करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ यहाँ नहीं मानने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोज़ आप रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।